फ्रेंड्स, विघ्नहर्ता ग्रुप ट्यूशंस आपके लिए विजिटे ऑनलाइन इस यूट्यूब चैनल पर हर दिन एजुकेशनल वीडियोज शेयर कर रहा है। ये वीडियोज आपको फास्ट मिलने के लिए अभी वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कीजिए। दोस्तों, हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन प्रोग्रेस में है जिसका नाम है हिस्टोरियोग्राफी। तो अभी हम शुरू करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोरियोग्राफी। टिल द 18th century CE, Europe had achieved a remarkable progress in the fields of philosophy and science. 18वीं शताब्दी तक यूरोप में कई सारे डेवलपमेंट्स हो चुके थे। फिलोसॉफी मतलब तत्वज्ञान में और विज्ञान में। तो scholars by then had come to believe in the possibility of studying the social and historical truths by applying scientific methods. जो भी हिस्टोरिकल ट्रूथ्स है, हिस्टोरिकल इवेंट्स है या फिर हिस्टोरिकल प्रूफ्स है, उनको साइंटिफिकली एनालाइज करने की मेथड उन्होंने सीख ली थी। नाउ द फिलोसॉफिकल डिस्कशंस फोकस मोर एंड मोर ऑन द ऑब्जेक्टिविटी इन हिस्ट्री एंड हिस्टोरियोग्राफी। अभी जो डिस्कशंस हो रहे थे उनके बीच में वो ऑब्जेक्टिविटी मतलब उद्देश्य से, हिस्ट्री के उद्देश्य से डिसाइडेड थे। Now the philosophical discussions focus more and more on the objectivity in history and historiography. हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिविटी पर ज्यादा फोकस थे। Prior to the 18th century, all European universities were interested only in the philosophical discourses revolving around divine phenomena. जैसे कि मैंने पहले बताया, ट्रॉय नाम का एक बहुत बड़ा एपिक है, महाकाव्य है लिखा हुआ। तो उसमें ट्रॉय शहर पर जो आक्रमण होता है उसके बारे में लिखा गया है, लेकिन उसमें बहुत सी चीजें जो है वो काल्पनिक लिखी गई है, डिवाइन लिखी गई है। मतलब इस भगवान ने इसको श्राप दिया, इस देवता ने इसको श्राप दिया ट्रॉय सिटी के महाराज को, इसलिए उनकी हार हो गई। और दूसरों ने अपोजिट जो राजा था उसको आशीर्वाद दिया था, इसलिए वो जीत गया, वगैरह वगैरह। ऐसे इमेजिनरी बातें बहुत ज्यादा लिखी हुई है। तो अभी तक मतलब 18th सेंचुरी तक ऐसी इमेजिनरी बातें बहुत ज्यादा लिखी जाती थी। However, gradually this scenario began to change in 1737 CE. The Göttingen University was founded in Germany. 1737 में गॉटिंजन यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई जर्मनी में। This university was for the first time had an independent department of history. पहली बार दुनिया में किसी यूनिवर्सिटी में एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट था हिस्ट्री का, इस यूनिवर्सिटी में पहली बार। लेटर अदर जर्मन यूनिवर्सिटीज आल्सो बिकेम सेंटर्स ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज। बाद में बाकी जर्मन यूनिवर्सिटीज में भी अलग अलग हिस्टोरिकल स्टडीज पर सेंटर्स स्थापित किए गए। नोटेबल स्कॉलर्स। The contributions of many scholars are important in the development of historiography. Let us have a look at the contributions of few notable scholars. अभी अलग अलग scholars ने जो contribution दिया है हिस्ट्री के डिस्कशन में, स्टडी में, हिस्टोरियोग्राफी में, वो हम देखने वाले हैं। पहला है रेने देकार्ते। एस साइलेंट है इसमें, दोनों एस, पहला और दूसरा, देकार्ते। ये एक फ्रेंच फिलोसोफर था, वो मैथमेटिशियन भी था और साइंटिस्ट भी था। उसका जन्म आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तौर पर लिख सकते हैं अपने बुक में अगर आप चाहे तो। उसका जन्म हुआ था 31 मार्च 1596 को। 31 मार्च 1596 को उसका जन्म हुआ और मृत्यु हुआ था 11 फरवरी 1650। 11 फरवरी 1650 को उसका मृत्यु हुआ। ठीक है। Rene Descartes was the foremost among the scholars who insisted on verifying the reliability of historical documents by critically examining them. उसने पहली बार ये उसका वकालत की कि जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है उसको ठीक तरीके से एग्जामिन करना चाहिए, वो भरोसेमंद है या नहीं, वो असली है या नहीं, इसका एग्जामिनेशन करने के बाद ही उनको प्रूफ के तौर पर मान लेना चाहिए। Among the rules given by him in his book Discourse on the Method, the following is supposed to have a great impact on the scientific method of research. Never to accept anything for true till all grounds of doubt are excluded.
जब तक सारी शक के पॉसिबिलिटीज खत्म नहीं होती तब तक किसी भी चीज को सच के तौर पर स्वीकार नहीं करना, ये उसने बताया था अपने बुक में डिस्कोर्स ऑन द मेथड नाम के। फिर है वोल्टेयर। वोल्टेयर भी फ्रेंच फिलोसोफर था, हिस्टोरियन था, राइटर था। तो इसका जन्म हुआ था 21 ऑफ नवंबर 1694, 21 नवंबर 1694 से लेकर 30 मई 1778, 30 मई 1778। ठीक है। वोल्टेयर्स ओरिजिनल नेम वाज फ्रैंको मेरी ऑरेट। He was French. He opened that among the objective of truth and chronology of historical events, considering the social traditions, trade, economy, agriculture, etc., was equally important in the historiography. मतलब उसने ये बताया कि जो इंपॉर्टेंट घटनाएं घटती है हिस्ट्री में, जैसे एक राजा ने दूसरे राजा को युद्ध में हराया वगैरह, उसी तरीके से जो सामाजिक प्रथाएं हैं, सामाजिक परंपराएं हैं, व्यापार जो है, ट्रेड, बिजनेस दो राज्यों के बीच में वगैरह, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखना भी इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है। इट गेव राइज टू द थॉट दैट अंडरस्टैंडिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इज इंपॉर्टेंट फॉर हिस्ट्री राइटिंग। देखिए, सिर्फ पॉलिटिकल हिस्ट्री जरूरी नहीं होती, इकोनॉमिक हिस्ट्री भी होनी चाहिए, एग्रीकल्चरल हिस्ट्री, कल्चरल हिस्ट्री, ट्रेडिशनल हिस्ट्री, ये सभी हिस्ट्रीज इंपॉर्टेंट होती है, ऐसा वोल्टेयर ने बताया था। वो वोल्टेयर भारत का बहुत बड़ा फैन था, वेदों का बहुत बड़ा फैन था। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये उसने पढ़े हुए थे और उसने फ्रेंच भाषा में ट्रांसलेट भी किए थे। वो बहुत तारीफ करता था वेदों की। Thus, it is said that Voltaire was the founder of modern historiography. Voltaire को फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट है जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगेल। ये एक जर्मन फिलोसोफर था। उसका जन्म हुआ था 27 ऑफ अगस्त 1770, 27 अगस्त 1770 टू 14 नवंबर 1831। मृत्यु हुआ था 14 ऑफ नवंबर 1831 को। अगर आप चाहे तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अपने बुक में उसके नाम के पास लिख सकते हैं। Hegel was a German philosopher. He insisted that the historical reality should be presented in a logical manner. To him, the timeline of historical events was indicative of progress. Timeline होती है ना, मतलब एक के बाद दूसरी घटना, दूसरी घटना के बाद तीसरी घटना, ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होता है, प्रोग्रेस का वो एक प्रतीक होता है, ये उसने बताया। He also thought that presentation of history is bound to change over time as new evidences would come forth. अभी जो हिस्ट्री लिखी गई है, जो वो जो है हमारे सामने, वो अभी तक हमारे सामने जो एविडेंसेस आए हैं उस काल के, उसके अनुसार हिस्ट्री लिखी गई है। अगर आगे बढ़कर हमारे पास नए एविडेंसेस मिलते हैं हमें, तो उसको हिस्ट्री बदल भी सकती है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल हड़प्पा और मोहनजोदारो सिंधु नदी के किनारे पर बने थे, लेकिन बाद में एविडेंसेस ऐसे पाए गए थे कि सरस्वती नदी के किनारे पर उससे भी पहले ह्यूमन सेटलमेंट्स आए थे। तो ये उसके बाद हमें पता चला, जब एविडेंसेस पता चले वहां पर एक्सकैवेशन के बाद। विद हेगेल्स फिलोसॉफी, मेनी स्कॉलर्स वेर कन्विंस्ड दैट हिस्टोरिकल मेथड्स वेर नॉट ऑफ लेसर क्वालिटी दो दे डिफर्ड फ्रॉम साइंटिफिक मेथड्स। देखिए, साइंटिफिक मेथड्स भी आवश्यक होती है, इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन हिस्टोरिकल मेथड्स का भी अपना अलग महत्व होता है, ऐसा उनका कहना था। द कलेक्शन ऑफ हिज लेक्चर्स एंड आर्टिकल्स इज पब्लिश्ड इन अ बुक एंटाइटल्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस। उसने अपने बुक में लिखा था। हिज बुक रीजन इन हिस्ट्री इज वेल नोन। ठीक है। It is good to know, according to Hegel, grasping the meaning of any event happens in the terms of two direct opposites. Human mind cannot understand the true nature of that event without understanding the opposites. For example, true, false, good, bad, etc. देखिए, किसी भी ऐतिहासिक घटना के दो पहलू होते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप
महमूद गजनवी नाम का एक अटैकर था, उसने अटैक किया था। फॉर एग्जांपल बाबर, आपको पता होगा, बाबर ने अटैक किया था भारत पर, इन्वेड किया था। तो अगर आप अफगान हिस्ट्री देखेंगे तो उसे एक हीरो के तौर पर बताया जाता है, लेकिन इंडियन हिस्ट्री देखेंगे तो उसको एक विलन के तौर पर दिखाया जाता है। वही अगर ब्रिटिशों ने हम पर 200 सालों तक राज किया था, तो ब्रिटिशों के जो बुरी बर्ताव था भारतीयों के साथ, उसके बारे में हमारे यहाँ पर बताया जाता है हमारे हिस्ट्री बुक्स में। लेकिन वही ब्रिटिशों के, अंग्रेजों के हिस्ट्री के किताबों में वो उनका ब्रिटिश राज कितना अच्छा था, कितनी प्रोग्रेस हुई थी, वगैरह वगैरह बताया जाता है। तो किसी भी ऐतिहासिक घटना के दो पहलू हो सकते हैं, एक ट्रू, एक फॉल्स, एक गुड, एक बैड। ये उसने उसकी तरफ फोकस किया। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ अ थिंग, वन नीड्स टू नो बोथ ट्रू एंड फॉल्स। देखिए, किसी भी चीज की असलियत जानने के लिए दोनों बातें, सत्य और असत्य, अच्छी और बुरी बातें, दोनों पता करने की जरूरत है। सिमिलरली गुड एंड बैड, दिस मेथड ऑफ एनालिसिस विच इज बेस्ड ऑन अपोजिट्स इज नोन एज डायलेक्टिक्स। तो दो अपोजिट बातें एक ही घटना के बारे में पता करना, उसे बोलते हैं डायलेक्टिक्स। डाय मतलब दो, कार्बन डाइऑक्साइड पता होगा ना आपको, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब जिसमें दो ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं, उसे डाइऑक्साइड कहते हैं, डायलेक्टिक्स। इन दिस मेथड अ थ्योरी इज प्रपोज एट द बिगिनिंग विच इज कॉल्ड थेसिस। इसमें स्टार्टिंग में एक थ्योरी प्रपोज की जाती है, थ्योरी लिखी जाती है, जिसे थेसिस कहा जाता है। देन अनदर थ्योरी इज प्रपोज्ड विच इज कॉन्ट्ररी टू द थेसिस। दूसरी एक थ्योरी लिखी जाता है जो थेसिस के अपोजिट में होती है। अगर एक में अच्छा लिखा होगा थेसिस में, तो एंटीथेसिस बोलते हैं दूसरा, इट इज कॉल्ड एंटीथेसिस। एंटीथेसिस में उसकी बुरी बातें लिखी जाती है। आफ्टर अ थोरोलॉजिकल डिस्कशन ऑफ द बोथ, a new thesis is proposed which includes the gist of both the thesis and the antithesis. This process of arriving at the new thesis is called synthesis. मतलब दोनों थेसिस को बहुत ज्यादा डिस्कस किया जाता है, थेसिस और एंटीथेसिस पर बहुत ज्यादा डिस्कशंस किए जाते हैं, और उसके बाद एक नया थेसिस लिखा जाता है जिसे कहते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब थेसिस का बनना, सिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपको पता होगा, मतलब लाइट एनर्जी से फूड बनाना। नेक्स्ट है लियोपोल्ड वॉन रैंके। लियोपोल्ड का जन्म हुआ था 21 दिसंबर 1795 को, 21 दिसंबर 1795 को, और मृत्यु हुआ था 23 मई 1886 को, 23 मई 1886 को। ठीक है, ये भी जर्मन था। Historiography of the 19th century was greatly influenced by the thoughts of Leopold von Ranke of Berlin University. Berlin मतलब जर्मनी की राजधानी है। He spoke about the critical method of historical research. उसने कई सारे critical मतलब analytical method of historical research. He put emphasis on the utmost importance of the information gathered through original documents. उसने documents पर ज्यादा महत्व दिया और डॉक्यूमेंट्स पर आधारित जो इंफॉर्मेशन है उस पर ज्यादा महत्व दिया। He also stated that all the types of documents associated with historical event need to be examined with greatest care. जो भी डॉक्यूमेंट्स है किसी घटना के बारे में, ऐतिहासिक घटना के बारे में, हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में, उनकी केयरफुली एग्जामिनेशन करना जरूरी है, वो असली है या नहीं, वो किस समय की है, वो किसने लिखी है, वगैरह वगैरह। He believed that with this method it was possible to reach the historical truth. He criticized imaginative narration of history. उसने इमेजिनेटिव राइटिंग मतलब जैसे कि मैंने बताया पहले इमेजिनरी बातें बहुत लिखी जाती थी, तो उस पर उसने बहुत निंदा की उसकी, उसको बुरा लगता था वो। उसने फैक्ट्स पर लिखना ज्यादा महत्व दिया था उसको। Collection of his articles is published in 2 books entitled The Theory and Practice of History and The Secret of World History. ये 2 किताबें उसने लिखी थी। फिर है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स भी जर्मन था, वो एक फिलोसोफर था, इकोनॉमिस्ट था, सोशियोलॉजिस्ट था, मतलब समाज तज्ञ, जर्नलिस्ट था, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट भी था। उसका जन्म हुआ था 5 मई 1818 को, 5 मई 1818 को।
और मृत्यु हुआ था 14th of March 1883 को। 14 मार्च 1883 को उसका मृत्यु हुआ था। In the later half of the 19th century, a new school of thought arose, keeping in view the new thesis formulated by Karl Marx. According to Karl Marx, history was not about abstract ideas, it was about living people. उसने भी यही बताया कि काल्पनिक चीजों पर हिस्ट्री नहीं लिखी जानी चाहिए, बल्कि असली लोगों के ऊपर हिस्ट्री लिखी जानी चाहिए। Human relationships are shaped by the fundamental needs of people and the ownership as well as nature of prevalent means of production to meet those needs. वो एक अर्थतज्ञ था, मतलब इकोनॉमिस्ट था। उसका कहना था कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर शेप्ड बाय द फंडामेंटल नीड्स ऑफ पीपल, द ओनरशिप एज वेल एज द नेचर ऑफ प्रीवैलेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू मीट दोज नीड्स। देखिए, फंडामेंटल नीड्स मतलब कौन सी होती है? फूड, क्लोथिंग और शेल्टर। तो ये चीजें जो है वो कैसे पा रहे हैं एक देश के लोग, और उसका ओनरशिप किसके पास है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है। द एक्सेसिबिलिटी ऑफ दीज मीन्स टू डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी मे नॉट बी इक्वल। अलग अलग लेवल के लोग होते हैं, किसी के पास घर नहीं होता, किसी के पास बहुत बड़ा घर होता है, तो अलग अलग स्ट्रेटा होते हैं। स्ट्रेटा मतलब लेवल्स। This inequality causes a division of society into classes leading to class struggle. उसके अनुसार उसका यह कहना था कि सोसाइटी में क्लासेस होते हैं, उसने क्लास थ्योरी रखी थी, मतलब दो क्लासेस में बांटी गई थी उसके द्वारा दुनिया। उस समय की जो समाज था वो दो क्लासेस में बांटा गया था। पहला था हैव्स और दूसरा था हैव नॉट्स। हैव्स और हैव नॉट्स इस दो क्लासेस में दुनिया बटी हुई थी, उनका समाज बटा हुआ था, वो जर्मन था। तो हैव्स मतलब जिनके पास सब कुछ होता है, और हैव नॉट्स मतलब जिनके पास कुछ नहीं होता। ऐसे उसने समाज को बांटा था। उस समय दुनिया में बहुत ज्यादा जमींदारी की पद्धति थी। जमींदारों के पास पूरी इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, सारी जमीन हुआ करती थी उन्हीं की ओनरशिप में, और वो सारा जो खेती में जो प्रोडक्शन होता था वो सारा अपने पास रख लेते थे। ये जमींदार लोग जो थे वो सिर्फ 10 से 15% हुआ करते थे, लेकिन उनके पास 90% देश की प्रॉपर्टी हुआ करती थी। हैव नॉट्स के पास, हैव नॉट्स मतलब वर्कर्स, उनके पास कुछ नहीं हुआ करता था। वो जमींदारों के पास जमीनों पर खेती करते थे, बाड़ी करते थे, नौकरी करते थे कारखानों में, उनको सैलरी भी ठीक से नहीं मिलती थी, तो वो बहुत गरीब थे। उनके पास अपना घर भी नहीं हुआ करता था, और उनका फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ये फंडामेंटल नीड्स भी ठीक से पूरी नहीं हुआ करती थी। तो उन्हें कहते थे हैव नॉट्स। इन दो के बीच में स्ट्रगल हुआ करता था, मतलब हैव नॉट्स और हैव्स के बीच में स्ट्रगल हुआ करता था। हैव्स जो है वो हैव नॉट्स को हमेशा लूटते थे, और हैव नॉट्स बेचारे बहुत पीसे जाते थे गरीबी में। ठीक है, तो इनके कारण इन दो ग्रुप्स में, इन दो क्लासेस में हमेशा स्ट्रगल चलते रहता था। वो स्ट्रगल क्यों चलता रहता था? क्योंकि उनमें इक्वालिटी नहीं थी, इक्वालिटी नहीं थी। दिस इनइक्वालिटी कॉजेस अ डिवीजन ऑफ द सोसाइटी इनटू क्लासेस। कौन से क्लासेस? हैव्स एंड हैव नॉट्स, लीडिंग टू क्लास स्ट्रगल। ये अलग अलग क्लासेस होने के कारण क्लास स्ट्रगल होता था। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, ह्यूमन हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, as the class that owns the means of production economically exploits the rest of the classes. ऐसा उसने कहा था कि जो गरीब होते हैं हैव नॉट्स और हैव्स मतलब जो अमीर होते हैं वो गरीबों को लूटते रहते हैं, एक्सप्लॉइट करते रहते हैं। ठीक है, मतलब शोषण करते हैं उनका। तो इन दो क्लासेस के बीच में जो स्ट्रगल होता है, इसी से ह्यूमन हिस्ट्री बनती है। उसने किताब लिखी थी दास कैपिटल नाम की। दास कैपिटल, A treatise written by him is the most referred book all over the world. अभी तक वो सबसे ज्यादा पढ़ी गई किताब है। नेक्स्ट है एनल स्कूल। At the onset of the 20th century, a new school of historiography arose in France, which is known as the Annales School. फ्रांस में एक नए प्रणाली का उदय हुआ, मतलब नई मेथोडोलॉजी ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। स्कूल मतलब मेथोडोलॉजी, स्कूल मतलब प्रशाला के तौर पर नहीं ले सकते यहाँ पर। स्कूल मतलब स्कूल नहीं जहां पर आप जाते हैं, स्कूल मतलब थॉट प्रोसेस।
विचारधारा, स्कूल को विचारधारा भी बोल सकते हैं, एनेल स्कूल का उदय हुआ। एनेल स्कूल गेव अ न्यू डायरेक्शन टू हिस्ट्री राइटिंग. It was recognized that the history is not only about the political events, kings, great leaders and accordingly politics, diplomacy and wars, but also about the climate, local people, agriculture, trade, technology, means of communication, social divisions and their collective psychology. मतलब पहले 20th सेंचुरी से पहले, 20th सेंचुरी मतलब मैंने बताया है आपको, 20th सेंचुरी मतलब 1901 से लेकर तो 1999 तक 20th सेंचुरी है। तो उस सेंचुरी के आने तक सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट्स को ही हिस्ट्री माना जाता था। मतलब एक राजा ने दूसरे राजा को हरा दिया, या फिर एक देश और दूसरे देश के बीच में जो एग्रीमेंट्स हुआ करते थे उन्हीं को हिस्टोरिकल इवेंट्स के तौर पर लिया जाता था, इंपॉर्टेंट इवेंट्स के तौर पर। लेकिन बाद में ये एनेल स्कूल ने ये बताया कि हिस्ट्री में क्लाइमेट की हिस्ट्री भी आनी चाहिए, कैसे कैसे क्लाइमेट बदलता गया पृथ्वी पर का, अर्थ का, लोकल पीपल जो एक जगह के लोग हैं उनका कल्चर कैसे बदलता गया, एग्रीकल्चर कैसे बदलता गया। पहले फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में वुडन हल यूज करते थे, बाद में आयरन हल यूज करने लगे। फिर ट्रेडिंग कल्चर, पहले बार्टर सिस्टम हुआ करती थी, बाद में करेंसी आ गई, कॉइन्स आ गए, फिर करेंसी नोट्स आ गए, फिर कार्ड सिस्टम आ गई। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग में कैसा चेंज हुआ। टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी में भी चेंज आता गया। पहले टेलीफोन जो था वो वायर वाला हुआ करता था, बाद में मोबाइल फोन्स आ गए। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, पहले लेटर से मैसेजेस लिए जाते थे, बाद में कई सारे एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई। सोशल डिविजन्स एंड देयर कलेक्टिव साइकोलॉजी, थिंकिंग इन द हिस्टोरिकल टाइम्स। द एनेल स्कूल वॉज स्टार्टेड बाय फ्रेंच हिस्टोरियंस। इसकी शुरुआत जो है एनेल स्कूल की वो फ्रेंच हिस्टोरियंस द्वारा की गई थी। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी मीन्स द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ वुमन, मतलब एक महिला के नजरिए से, महिला की दृष्टिकोण से हिस्ट्री को लिखना। उस समय की महिलाओं की क्या परिस्थिति थी, समाज में उनका क्या स्थान था, ये बताते हुए हिस्ट्री लिखना, उसे बोलते हैं फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। द राइटिंग्स ऑफ सिमोन डे बोवो हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग द फंडामेंटल्स ऑफ फेमिनिज्म। सिमोन डे बोवो नाम की एक हिस्टोरियन थी, फेमिनिस्ट हिस्टोरियन। सिमोन डे बोवो जो थी वो फ्रेंच हिस्टोरियन थी, इंटेलेक्चुअल थी, फिलोसोफर थी, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थी वो। ठीक है, उसका जन्म हुआ था 9 जनवरी 1908। 9 जनवरी 1908 से लेकर 14 अप्रैल 1986, 14 अप्रैल 1986 का उसको मृत्यु हुआ। ठीक है, तो वो पहली फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफर थी ऐसा माना जाता है। हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग द फंडामेंटल्स ऑफ फेमिनिज्म, शी वॉज फ्रेंच। The feminist historiography emphasized not only on the inclusion of women in history but also on the rethinking of the male-dominated perspective of history. पहले सिर्फ मेल डोमिनेटेड मतलब पुरुषों के नजरिए से हिस्ट्री लिखी जाती थी, मतलब महाराज राजे भी पुरुष हुआ करते थे, महिलाओं को अलाउड नहीं था। तो उसने उस समय की महिलाओं की क्या परिस्थिति थी, समाज में उनका क्या स्थान था, वो स्टडी करके उनकी हिस्ट्री लिखने की कोशिश की। It drove historical research to focus in depth on various aspects of women's life such as their employment, their role in trade union institutions working on their cause, their family life etc. उनकी फैमिली लाइफ कैसी थी, उनका समाज में स्थान कैसा था, क्या वो समाज में फ्रीली मूव कर सकती थी, नौकरियां कर सकती थी, शिक्षा प्राप्त कर सकती थी, ये सब कुछ उसने स्टडी किया। In the historical writings after 1990, women were portrayed as independent social class. 1990 के बाद महिलाओं का एक अलग क्लास के तौर पर उन्हें ट्रीट किया जाने लगा। फिर है माइकल फूको, ये TL साइलेंट है, माइकल फूको। उनका पूरा नाम पॉल माइकल फूको भी था। उनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1926 को, 15 अक्टूबर 1926 को, सॉरी।
से लेकर मृत्यु हुआ था 25 ऑफ जून 1984। 25 जून 1984 को उनका मृत्यु हुआ था। तो वो एक फ्रेंच हिस्टोरियन थे ऑफ द 20th century। माइकल फूको brought forth a new concept in historiography. He, in his book Archaeology of Knowledge, argued that the prevailing practice of arranging historical events in the chronological order is not right. He drew attention to the fact that archaeology does not strive to reach the ultimate historical truth but attempts to explain various transitions in the past. सिर्फ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में ही लिखा जाना नहीं चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया। उन्होंने ये कहा कि ट्रांजिशंस मतलब बदलाव कैसे आते गए, एक स्थिति से दूसरे स्थिति में कैसा बदलाव होता गया समाज में, देश के परिस्थिति में, राजाओं का स्थित्यंतर, वो उन्होंने बताया। वो भी इंपॉर्टेंट होता है, ये बताने की उन्होंने कोशिश की। Foucault felt that explaining the transitions in history is more important. ये ट्रांजिशंस कैसे हुए, चेंजेस कैसे हुए, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला ये तो ठीक है, लेकिन इंडिया को इंडिपेंडेंस कैसे मिला, इंडिया इंडिपेंडेंट कैसे बना, उनको अंग्रेजों से कितना लड़ना पड़ा, वो सब बातें ट्रांजिशंस में आती है। तो वो भी स्टडी करना और वो भी एक्सप्लेन करना जरूरी है, ऐसा माइकल फूको का कहना था। He called this method the archaeology of knowledge. उन्होंने इस मेथड को the archaeology of knowledge कहा। Foucault subjected the so far unacknowledged areas of historians such as psychological disorders, मानसिक रोग जो थे उनके ऊपर भी उन्होंने स्टडी की। साइंस ऑफ मेडिसिन, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन टू हिस्टोरिकल एनालिसिस। Thus, the scope of historiography kept continuously expanding. तो इस तरीके से हिस्टोरियोग्राफी बहुत ज्यादा एक्सपांड होती गई, बढ़ते गए स्कोप धीरे धीरे। राइटिंग ऑफ हिस्ट्रीज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स लाइक लिटरेचर, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, फिल्म्स एंड टेलीविजन एटसेट्रा केम इनटू प्रैक्टिस। अलग अलग पहले पॉलिटिकल हिस्ट्री लिखी जाती थी, बाद में लिटरेचर पर लिखा जाने लगा, मतलब उस समय का साहित्य कैसे था, साहित्य मतलब लिटरेचर। आर्किटेक्चर कैसा था, उस समय की बिल्डिंग्स कैसी थी, आज की बिल्डिंग्स कैसी है, कैसी उस समय बनाई जाती थी बिल्डिंग्स, आज कैसे बनाई जाती है। स्कल्पचर्स, ड्राइंग एंड पेंटिंग, म्यूजिक पहले का कैसा था, उस समय का, आज कैसा है। डांस के टाइप्स, उस समय कैसे डांस हुआ करते थे, आज कैसे है। ड्रामा मतलब नाटक, फिल्म्स, टेलीविजन एटसेट्रा केम इनटू प्रैक्टिस। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करो, आपका हर एक डाउट सॉल्व किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करो और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको फास्ट मिल सके। थैंक यू।